गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध, है ना। आज कुछ इम्पोर्टेंट संबंध लेके आई हूँ, कुछ जो अर्धवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो पहला है आपका पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। तो पलायन वेग के बारे में जानते हैं पहले कि क्या है पलायन वेग, फिर कक्षीय चाल के बारे में जानेंगे, इसके बाद फिर संबंध देखेंगे, है ना। तो पलायन वेग जिसे हम एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं, है ना, पलायन वेग। तो क्या है पलायन वेग, देखिए कि समझते हैं इसके बारे में कि क्या है पलायन वेग। कि किसी पृथ्वी के सतह से, है ना, जब किसी पिंड को हम इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर फेंका जाता है तो वह कुछ ऊंचाई तक जाकर वापस पृथ्वी की सतह पर लौट आती है ना। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। पृथ्वी जब कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर अगर फेंकते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वो क्या होता है, वापस पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है कि नहीं। यदि हम उसके वेग को और बढ़ा दें, है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इसके वेग को हम और बढ़ा दें तो वो और अधिक ऊंचाई तक जाएगा, फिर पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाएगा। और अगर इसके वेग को बढ़ाएंगे तो ये और ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन पुनः फिर पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाएगा। इस प्रकार से इस पिंड के वेग में हम लगातार वृद्धि करते जाएंगे और इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितना ही इसका वेग होगा, जितना अधिक वेग होगा, उतनी ही इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो पिंड है ये गुरुत्वीय क्षेत्र को ही, है ना, जो इसमें है गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी और पुनः फिर वापस लौटकर नहीं आएगी, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को ही पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस लौटकर कभी नहीं आता है। इसे ही हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, इसे हम वी ई से प्रदर्शित करते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कक्षीय चाल। अब कक्षीय चाल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। कक्षीय चाल क्या है? पृथ्वी सतह, ठीक है, और पृथ्वी की सतह के ऊपर एक कोई हमारा उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। क्या करता है? एक निश्चित कक्षा में क्या करेगा? परिक्रमा करता है। तो ये परिक्रमा करने के लिए उस उपग्रह की जो चाल होगी, है ना, जो भी उस उपग्रह की चाल होगी, वही उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहलाती है। क्लियर? इसे हम V0, है ना, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, VO, है ना, कक्षीय चाल को VO से हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, है ना, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण भाई स्मॉल g, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R हो, तो पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होगा? पृथ्वी तल से पलायन वेग, पृथ्वी तल से इसका पलायन वेग हो जाएगा VE इज इक्वल टू √2GR, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर रहे हैं। ओके, पलायन वेग को VE से प्रदर्शित करते हैं। VE इज इक्वल टू क्या हो गया? √2GR। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, R क्या है? त्रिज्या। इसी इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेट किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तथा पृथ्वी के तल के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल। अभी मैंने बताया
कि ये कोई पृथ्वी है और इसका कोई ये उपग्रह है। ये उपग्रह जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, है ना, जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उससे उसकी क्या कहेंगे हम, कक्षीय चाल, जिसे VO से प्रदर्शित करते हैं। VO इज इक्वल टू होता है √GR। इसी क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड लेट किया है। ओके, अब देखिए समीकरण नंबर 1 जो है ये और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आपस में भाग देने पर, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो VE/V0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, VE/V0, क्योंकि समीकरण 1 में 2 का भाग दे रहे हैं। VE का मान हमने ऊपर में क्या निकाला है अभी, √2GR अपॉन में √GR। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में रूट है तो एक कॉमन रूट ले लिए, √GR अपॉन GR। ये GR से GR कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, √2GR। ठीक है, और इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराया है, हमारे पास क्या था, VE/V0 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक सेकेंड ये देखते हैं, VE/V0 इज इक्वल टू क्या था, √2। ठीक है, तो इसका हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो VE इज इक्वल टू क्या हो गया, √2V0। चलिए, अतः पलायन वेग बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू कक्षीय चाल। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान में भी कभी कभी दे देता है, पलायन वेग बराबर √2 और यहाँ पे ये दे देगा रिक्त स्थान में ये कि √2 इंटू ये क्या होगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं G और G में संबंध, है ना, कि स्मॉल g और कैपिटल G में आखिर में संबंध क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एकदम से बनना ही चाहिए, है ना। ये समझते हैं कि क्या है स्मॉल g और कैपिटल G में, कैपिटल G और स्मॉल g में क्या संबंध है। संबंध स्थापित करने के लिए हमने माना कि पृथ्वी एक गोला है ना, पृथ्वी क्या है, एक गोला है, गोला हमने माना है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, जिसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी एक गोला है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पृथ्वी एक गोला है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M। क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान, कैपिटल M। और इसकी त्रिज्या सतह से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ तक, ये मान लीजिए कि ये कोई उसका केंद्र है और केंद्र से r दूरी पर एक कोई वस्तु रखी हुई है, पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, और ये केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर वो पिंड स्थित है। तो माना पृथ्वी गोल है, उसका द्रव्यमान कैपिटल M, उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, पृथ्वी का केंद्र O है, तो पृथ्वी की सतह पर रखी कोई वस्तु स्मॉल m है। ठीक है, इतना हमने जाना। तो हम मानते हैं कि इस पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर विद्यमान है ना, उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ है, उसके केंद्र पर केंद्रित है। चलिए आगे अब देखते हैं कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से अब हमें स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध स्थापित करने के लिए f के 2 मान निकालने पड़ेंगे, है ना। f के कितने मान, f के 2 मान। तो f के इन दोनों मान से हम परिचित हैं, है ना, बखूबी परिचित हैं। क्या कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला जो बल है ना, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी के कारण वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर।
ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, F बराबर ये आपको पता होना चाहिए इतना। चलिए नेक्स्ट, इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लिए। क्लियर। अब यहाँ पे जो कैपिटल G है ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ना, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। कैपिटल G क्या है? एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ये, है ना। R क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या है? पिंड का द्रव्यमान। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, F। और G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इतना आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं अब। न्यूटन के दूसरे नियम से पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाले बल। अब न्यूटन का आप दूसरा नियम तो जानते होंगे, है ना। न्यूटन का दूसरा नियम F इज इक्वल टू क्या होता है? M। F इज इक्वल टू क्या होता है? M A, है ना। जहाँ F बराबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे हम पृथ्वी के सतह की बात कर रहे हैं, है ना, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक जगह पे हम क्या लेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। क्या लेंगे इसके लिए हम? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से पृथ्वी के कारण वस्तु पर जो बल लगता है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया है। अब ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आया है ना, ये जो समीकरण नंबर हमारे पास 1 आया है, F का एक मान यहाँ पे, और ये जो समीकरण नंबर 2 आया है F का ये दूसरा मान। ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से F का मान mg बराबर कैपिटल F का मान दो जगह पे, यहाँ पे F का मान हमने रख दिया है क्या? mg, और क्या यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर यहाँ पे पुट किया है ना समीकरण नंबर 1 और 2 को। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। स्मॉल g इज इक्वल टू क्या आया? कैपिटल G और कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। यही है स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल m नहीं है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि स्मॉल g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर निर्भर करता तो यहाँ पे हम स्मॉल m लिखते, लेकिन ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए नहीं है। सेकंड में हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण g इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि जितना अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होनी चाहिए, है कि नहीं। क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण ये आपके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि त्रिज्या अगर अधिक है ना, त्रिज्या अगर क्या है? अधिक है। त्रिज्या अगर अधिक है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा, है ना। इसी प्रकार आप जानते हो कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल g का मान हमें पता है कि सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर स्मॉल g का मान बढ़ने लगता है, तथा पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है। तो g का ये मान हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बल आघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण में संबंध, है ना। बल आघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण में क्या संबंध है देखते हैं कि माना घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित एक कण का रेखीय त्वरण a है। न्यूटन के दूसरा नियम से हम वाकई परिचित हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। a बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू r। ठीक है। ए रेखीय त्वरण और अल्फा कोणीय त्वरण। चलिए नेक्स्ट, इस बल का दिए हुए अक्ष के परितः बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू बल
गुणे बल की क्रिया रेखा के अच्छे से लंबवत दूरी यानी आर। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल आर। एफ का मान अभी हमने निकाला एम इंटू अल्फा इंटू आर। एफ की जगह पे एफ का मान और ये आर का स्क्वायर। अतः ये तो एक पिंड के लिए था, अब संपूर्ण पिंड के लिए कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ m1 अल्फ़ा r1 का स्क्वायर एक कण के लिए, दूसरे कण के लिए m2 अल्फ़ा r2 का स्क्वायर, तीसरे कण के लिए m3 अल्फ़ा r3 का स्क्वायर। इस प्रकार से सब में अल्फ़ा कॉमन, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, इस प्रकार से चलता जाएगा। अब टाउ बराबर क्या हो गया, टाउ बराबर अल्फ़ा इंटू आई क्या है, ये पूरा जड़त्व आघूर्ण का ये पूरा फॉर्मूला है। सो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। तो बल आघूर्ण बराबर हो गया जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। तो ये रहा आपका रिलेशन।